तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल इम्प्रूव एडुकेशन में। यहाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। यहाँ दोस्तों 40 एमसीक्यू के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। 2 नंबर देखते हैं। परावर्तक के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तक के नियम किस में लागू होते हैं? दर्पण में। और दर्पण कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ। तो सभी परावर्तक पृष्ठ पर। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होती है? तो इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो एक फार्मूला पता है कि R = 2F। तो F = क्या हो जाएगा? R/2। R कितना दिया हुआ है? R 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बटा 2 कर देंगे, मतलब 2 से 20। तो F = 10 सेंटीमीटर आ गया। F = ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना में है। ऑप्शन नंबर बी में है। 5 नंबर देखते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप सभी को पता होगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु C पर रहता है तो प्रतिबिंब C पर ही बनता है और बराबर साइज का बनता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो आप सभी को पता होगा कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा वास्तविक दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर देखते हैं। वाहनों के पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। 8 नंबर देखते हैं। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में या सोलर सेल में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक अभिसारी दर्पण है, और अभिसारी दर्पण क्या होता है? जो प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। 9 नंबर देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण लेंस संभवित है। तो आप सभी को पता होगा कि माइनस फोकस दूरी वाला लेंस या दर्पण कौन है? तो अवतल है, इसलिए ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में दिया है दोनों अवतल, बी नंबर दोनों उत्तल, सी नंबर दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और डी नंबर में दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल, क्योंकि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण, इसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसलिए। 10 नंबर देखते हैं। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंधित है? तो P = 1/f हो जाता है, मतलब पावर ऑफ लेंस = 1/फोकल लेंथ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P = 1/f, पावर = 1/फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर में। 11 नंबर देखते हैं। लेंस का आवर्धन का व्यंजक का लेंस का आवर्धक ये दोस्तों लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखिए। जिसका लेंस का आवर्धन पूछा है, इसलिए
एम इजिकल टू क्या होता है V/U, और अगर दर्पण का पूछता तो एम इजिकल टू -V/U, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एम इजिकल टू V/U। 12 नंबर देखते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो अल्पतम दूरी पूछा गया है, अल्पतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितना होता है अनंत। 13 नंबर देखते हैं, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र में कौन सा लेंस होता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक और उल्टा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या अणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। 15 नंबर देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना हटाया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। 16 नंबर देखते हैं, उपचयन में होता है, तो उपचयन में क्या होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर देखते हैं, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, एक्स का नाम क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड होगा CaO का उपयोग हम लोग क्या करते हैं सफेदी के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर देखते हैं, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो धातु की ऑक्साइड की अगर पूछा जाए तो ये होती है क्षारीय, और अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति की बात किया जाए तो ये होती है अम्लीय, याद रखना। 19 नंबर दिया गया चित्र क्या दर्शाता है, तो ये चित्र हमें क्या दर्शाता है जल की बर्बादी को रोका जाए, या सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, या धूम्रपान से बचे, या भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो ये चित्र हमें यह दिखाता है कि सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर देखते हैं, क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करती है, तो क्षारक अगर पूछा जाए क्षारक कौन सा आयन प्रदान करती है तो OH- करती है, और अम्ल H+ आयन प्रदान करती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती है या प्रदान करती है। बाईस नंबर देखते हैं, क्लोरो क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो क्लोरो क्षार प्रक्रम में NaOH का होता है निर्माण, तो कौन वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, एक पदार्थ है जो अम्ल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संचारण है, वो पदार्थ क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा कि जो जल में घुलनशील होता है उसे क्या कहते हैं, और जो स्वाद में कड़वा है, कड़वा कौन होता है क्षार,
और जल में क्या बोला है, घुलनशील है, इसलिए ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्षार। क्षारक नहीं होगा, क्योंकि ये क्षारक जो है ना जल में घुलनशील नहीं होता है और क्षार जल में घुलनशील होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, किसी निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो 5, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर देखिए, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाए तो गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वो गैस कौन सी है? तो वो गैस है हाइड्रोजन, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, ये भी होता है, और रंग में परिवर्तन, ये भी होता है, गैस का उत्सर्जन, ये भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर देखते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। 28 नंबर देखते हैं, रक्त वाहिका जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धमनी, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर देखते हैं, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर देखते हैं, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि होना क्या कहलाता है? तो वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर देखते हैं, आमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष्मा के द्वारा होता है। निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो सबसे लंबा क्षुद्रांत किसका होता है? तो गाय का होता है, ऑप्शन नंबर सी। 34 देखते हैं, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। 35 देखते हैं, पर्तन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधियां हैं? तो ये हो जाएगा कायिक प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी। 36 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? तो कौन वाला हो जाएगा? परागकोश, ये तो हो जाता है, ये तो नहीं होगा, अंडाशय ये वाला होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। 37 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोनोरिया, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर देखते हैं, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर देखते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तापीय विद्युत संयंत्र में उसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, मतलब कन्वर्ट हो जाता है, उसमें ऊर्जा किस में कन्वर्ट होता है? विद्युत ऊर्जा में, इसलिए इसका ऑप्शन ये नंबर सही हो जाएगा। 40 नंबर और लास्ट नंबर देखते हैं, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस को जैव गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह को वीडियो को पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।